आजादी के बाद से अभी तक इंडिया के पास अपना कोई एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ इसका, व्हाई वी नीड सच डॉक्यूमेंट, और अगर नहीं है तो शायद कुछ कारण भी होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होता क्या है, अगर हम इस डॉक्यूमेंट को बना लें तो उससे क्या फायदे होंगे, और अगर अब तक हमने नहीं बनाया तो शायद कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। इस पूरी डिबेट को जानते हैं। लेट जनरल बिपिन रावत, हमारे पूर्व सीडीएस, उन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होगा वो की होगा फॉर द फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रेटजी। जब मैं सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो क्या इसमें मतलब केवल बॉर्डर सिक्योरिटी का होता है? नहीं। नाउ सिक्योरिटी वर्ड हैज ब्रॉडन इटसेल्फ, यानी कि अब सुरक्षा केवल टेरिटरी की नहीं है, अब सुरक्षा आपको एनवायरमेंट की भी है, सुरक्षा इकोनॉमी की भी है। यानी कि दूसरा देश जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अब उसको पता है कि चलो बॉर्डर पर आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स रखी हुई है, तो वो कोशिश करेगा कुछ ऐसे दायरों से आपको नुकसान पहुंचाने की जहां पर आप वीक होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट विजुलाइज करेगा पहले से ही कि किस किस तरह के खतरे भारत को हो सकते हैं, और भारत की सभी एजेंसीज एक कोहेरेंट मैनर में ही एक्ट करेंगे उसको लेकर। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का ना होना, उसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट बताया जाता है वो होता है एडहॉक डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपस में सामंजस्य नहीं होता कि किसी चुनौती को कैसे हैंडल करना है। उस समय की लीडरशिप, अब उस पर बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि वो किस तरीके से वहां पर एक्ट करती है। तो आपको ये लगता है कि अगर क्लियर कट एक प्लान हो कि सभी डिपार्टमेंट्स को इसी के हिसाब से रिएक्ट करना है, विजुलाइज करना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, तो बेहतर होगा। चलिए सभी मुद्दों को जानते हैं। सबसे पहले जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी से शुरुआत होती है, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिर उसके बाद हम जाते हैं रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल में जैसे कि साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यानी कि इसमें इंडिया के नेबरहुड से हमें क्या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। क्या म्यांमार में जो अपने बेस बना लेते हैं कई सारे नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी संगठन, वो इसमें आएंगे, राइट? अगर वो म्यांमार में है, जो अपने देश में रहकर काम कर रहे हैं वो यहां पर आएंगे, चाइना रीजन में आएगा, है ना? फिर हम ग्लोबल पर जाते हैं। ग्लोबल पर हम लार्जर पिक्चर पर बात करते हैं कि जो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं वो किन देशों को बैकिंग कर रहे हैं। इससे फ्यूचर में इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमारे ऐसे इंटरेस्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम पूरा कराना चाहते हैं लेकिन कुछ देश मिलकर हमें वो पूरा नहीं करने दे रहे, तो ये सारे दायरे हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। तो तीनों सिक्योरिटी कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में होते हैं। इस स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट को आप मिलिट्री स्ट्रेटजी मत मानिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं है कि अच्छा पाकिस्तान से की तरफ से अगर कुछ एक्शन हुआ है तो काउंटर एक्शन में क्या क्या करना होगा, कहां पर फोर्सेस को लगानी होगी, नहीं, वो मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। जब मैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करूं तो इट्स अ मेन डॉक्यूमेंट विच इज हैविंग ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एक्चुअली कंबाइंड इनटू वन डॉक्यूमेंट, और इसको प्रमलगेट किया जाता है बाय हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाएगा। जब ये आएगा पहला डॉक्यूमेंट, हम ये भी बात करेंगे कि किस किस तरह के पॉइंट्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, स्ट्रेटजी में होने चाहिए। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर्स, अभी आपको बताया टेरिटरी की सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स में आते हैं, राइट? तो सिक्योरिटी कंसर्न्स में नेशन ग्रुपिंग एक्टिविटी सब आ सकता है, यानी कि कौन कौन से देश को हम खतरा मानते हैं, कौन कौन से देश की किस तरह की एक्टिविटीज को हम खतरा मानते हैं, कौन देश अगर ग्रुपिंग बना लें तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर टर्की कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता है, चाइना भारत के खिलाफ बोलता है, तो अगर इन तीनों की एक ग्रुपिंग हो जाए तो आपको नहीं लगता वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी रखेगी हमारे डिप्लोमेटिक स्टैंड्स अब इस ग्रुपिंग के अगेंस्ट होने चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज अगर हो रही हैं, जैसे कि किसी समूह को हम टेररिस्ट समूह बताते हैं लेकिन चाइना कहता है नहीं नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, तो ऐसे में ये एक्टिविटीज और उसमें पाकिस्तान का ऐसे समूह को कोई स्टेटस बड़ा दे देना, कुछ पैसा दे देना, तो ऑल काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज, तो ये क्या होगी, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न में आएगी, है कि नहीं? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में विजन होगा कि इंडिया की सिक्योरिटी का मतलब क्या है, राइट? स्ट्रेटजी होगी, रेस्पॉन्सेस होंगे। ध्यान रखिएगा, ये कंसर्न है और ये कंसर्न हुए तो उसके बाद हमारे रेस्पॉन्सेस क्या होंगे, स्ट्रेटजी क्या होंगी, एक्शंस क्या होंगे। एक्शंस चाहे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज से हों, चाहे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से हों, चाहे हमारे डिफेंस फोर्सेस से हों, तो ऑल ऑफ देम कम अंडर दिस, राइट?
स्ट्राइक्स करनी है, कब करनी है स्ट्राइक्स, मतलब कब हम मानेंगे कि हाँ ये इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि अब हमें फॉर्मल कुछ ऑपरेशंस के बारे में सोचना होगा। ऑब्वियसली ये नहीं बताएंगे कब करनी है स्ट्राइक, क्योंकि इट्स अ मेन डॉक्यूमेंट ना, और वो डिटेल तो टाइम पर डिस्कस होती हैं। फंडिंग, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी ग्रुपिंग्स साथ में बन रही हैं तो इंडिया किस किस सिक्योरिटी कंसर्न के लिए कितनी फंडिंग या प्रायोरिटी रखेगा फंडिंग के लिए। जैसे कि यूएस मान लीजिए, जैसे कि यूएस नेटो में 70% के आसपास फंडिंग यूएस करता है, राइट, जबकि नेटो में आपके उसके अम्ब्रेला में तो यूरोपियन यूनियन के इतने सारे देश हैं। तो क्यों करता है फंडिंग? क्योंकि उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में है कि भाई नेटो में फंडिंग अगर मेजोरिटी हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे हमें कई सारे एडवांटेजेस हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी प्रोमिसेस हम दे रहे हैं, इतना पैसा हम अपने डिफेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कितने सारे देश हमसे डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदेंगे, कितने सारे देश अपने देश की टेरिटरी का एक्सेस भी हमें देंगे, कितने सारे देशों द्वारा दिए गए इस एक्सेस का इस्तेमाल हम नेगोशिएटिंग टेबल पर करेंगे, जिससे कितने सारे अदर बेनिफिट्स यूएस को हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन टेक्निक से हम सोचा जाता है कि अच्छा कि हम अपनी फोर्सेस का, डिप्लोमेट्स का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का या फिर अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जैसे डीआरडीओ, इसरो, तो इनकी कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इन सब का जिक्र जो है ये स्ट्रेटजी रेस्पॉन्स में होता है। क्लियर है बात? तो ये बात तो आपको हुई क्लियर। तो यानी कि एक कंसेंसस, एक कोहेरेंट अप्रोच लाएगा डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस और डिफेंस में, हम एक ही डायरेक्शन में देखेंगे और उसी तरफ काम करेंगे। अब इससे होगा क्या कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में सिक्योरिटी को लेकर पॉलिसी मेकिंग में एक एकात्म बना रहेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा अब दूसरी पार्टी की सरकार है तो अब वो किसी और तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स को सोच रही है। नहीं, अगर हमने बताया कि अगर ये खतरा इस लेवल का है तो हमें असर्टिव होना होगा। जैसे कि पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो वो एक वन ऑफ इवेंट आप मानते हैं, है ना, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट होगा तो हम अगर थ्रेट परसेप्शन का लेवल हमने सिग्निफाई कर दिया और उसमें हमने बताया कि नाउ दिस नीड दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, तो गवर्नमेंट कोई भी हो तो वैसे रेस्पॉन्सेस नेसेसिटेट हो जाएंगे, उस गवर्नमेंट पर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आज़ादी के बाद से अब तक हमने कभी बनाया नहीं, सोचा ही नहीं? देखिए 2007 में जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है जो कोऑर्डिनेशन एक्चुअली स्टैब्लिश करती है हमारे डिफेंस फोर्सेस के बीच में, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होगी भारत की, लेकिन जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी पर, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया था। फिर एक डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप बनाइएगा, लेकिन फिर वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मिस्टर DS हुडा, जो कि 2016 में जो इंडिया ने स्ट्राइक की थी, तो इनका उसका आर्किटेक्ट इनको बताया जाता है। तो इन्होंने भी अपना एक स्वतंत्र एक डॉक्यूमेंट बनाया था, कहा कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने अपने डायस पर इनको बुलाया था और कहा था कि जनरल हुडा, हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट कराएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो इसको कहा गया था कि एक हुडा डॉक्यूमेंट है, यह हुडा रिपोर्ट है। डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर है, यानी कि जब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ सामान खरीदती है, जैसे राफेल खरीदे, कोई मिसाइल्स खरीदे, ऐसी डील करती है, तो उसमें भी जिक्र है प्रोसीजर्स में कि जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की गाइडलाइंस है उनको कंसिडर किया जाएगा जैसे ही वो प्रोमलगेट हों, यानी कि जैसे ही वो लागू होंगे। तो स्कोप तो है ऑलरेडी। हमारे कितने सारे जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे DRDO में हो या फिर हमारी फोर्सेस में हो, तो जितने रिफॉर्म्स पेंडिंग हैं, ये कहा जाता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन गया तो अकाउंटेबिलिटी सरकार पर बढ़ जाएगी, तो ऐसे रिफॉर्म्स जो हैं तेज हो जाएंगे, सुधार बेहतर हो जाएंगे, एडहॉक नहीं होंगे कि अब डिफेंस मिनिस्टर पर डिपेंड करता है, अब ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता है, या कौन प्राइम मिनिस्टर इस पर डिपेंड करता है। वो फास्ट पेस्ड हो जाएंगे, राइट। फ्यूचर थ्रेट्स को हम डिटर कर पाएंगे आसानी से इन द सेंस कि जब रेस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर है तो बेटर होगा ही होगा। अब आप सोचेंगे, जब इतनी अच्छी बातें हैं, ये तो आपको समझ में आया अभी कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है क्या, है ना, लेकिन अब बात है कि फिर अब तक हमने लागू क्यों नहीं किया? तो इसका एक कारण ये कहा जाता है कि अगर हमने जारी कर दिया कि दीज आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो ऐसे में अभी तक जो हम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का फायदा उठाते रहे हैं उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या भारी भारी बातें बोल रहे हो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी? देखिए इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अगर हमने चाइना को अपने डॉक्यूमेंट में थ्रेट नहीं बताया, चाइना के राइज को, ठीक है, तो ऐसे में चाइना में जैसे मोदी जी गए वुहान में, ये मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, तो शी जिनपिंग क्या कह रहे थे, अरे वी आर गोइंग टू डेवलप दिस वुहान स्पिरिट। वो अलग बात है, वुहान उसके बाद बदनाम हो गया,
कोविड की वजह से, लेकिन उससे पहले ये वर्ड बड़ा पॉपुलर था। कहने का मतलब है कि वहां पर शी जिनपिंग कह रहे थे कि इंडिया एंड चाइना टुगेदर दे आर गोइंग टू ब्रिंग एशियन सेंचुरी। अब वर्ल्ड की पावर एशिया की तरफ होगी और उसके लिए जरूरी है कि इंडिया और चाइना एक साथ हों। तो यानी कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशन या फिर स्कोप ऑफ लेवरेजिंग और नेगोशिएटिंग टेबल, वो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं चला जाएगा अगर हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अच्छा चाइना, जो तुम क्योप्युक से लेकर कुनमिंग तक ये एयर जो आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइन आप ला रहे हो जो बनी हुई है, मैं म्यांमार वाले थ्रेट पर भी बताऊंगा आपको क्या वहां से थ्रेट है, स्पेसिफिकली आपको मैप भी दिखाऊंगा। तो अगर हमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये गैस पाइपलाइन, ये एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल, ये ग्वादार पोर्ट, ये हम्बन टोटा हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है चाइना की प्रेजेंस यहां पर, तो आपको नहीं लगता कि उससे हम जो नेगोशिएशन कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, होता है ना कि हमने सीधे तौर पर कहा नहीं, तो इस वजह से हम फायदा उठा सकते हैं। अगर सीधे तौर पर कह दिया तुम दुश्मन हो, फिर बाकी फायदा कैसे उठाएंगे? तो एक ये पर्सपेक्टिव आता है। इस पर काउंटर पर्सपेक्टिव आता है, लेकिन यूएस भी तो रिलीज करता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो काउंटर पर्सपेक्टिव कहता है कि देखो, अगर आप ऑफिशियली बताते हो कि भाई आप इसको खतरा मानते हो कि अगर चाइना यहां पर अपनी हमारे इतने करीब कुछ ही जगह मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको लगता है वो सिविलियन कहने के लिए है, वो मिलिट्री उसका इस्तेमाल हो सकता है, अगर आप क्लियरली कहोगे तो दूसरा भी कोशिश करेगा अपने आप को और ज्यादा क्लियर करने की उस स्टैंड पर कि नहीं जी ये सिविलियन है, नहीं जी ये मिलिट्री नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज इंटरेस्ट। अगर अगर चाइना को आपसे फायदा होना ही होना है क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है आप, तो फिर चाइना भी सोचेगा ना अपने आप को और ज्यादा क्लियर करने की, आप ही क्यों सोच रहे हैं? यहां पर एक काउंटर ओपिनियन आती है। अभी आगे बढ़ूंगा, बता दूं ये शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारे अपडेट्स यहां पर आते हैं, आई इंटरेक्ट हियर। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आ जाती है। आपका बैच 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन रह गए हैं। इंग्लिश, हिंदी, अब तीनों तरह के बैचेज अवेलेबल हैं। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, ओनली कोर्स इन इंडिया विच इज वन स्टॉप सोल्यूशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यानी कि आपको हर एक चीज की जो जरूरत पड़ती है, टेस्ट सीरीज, आपको जीएस फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ इस मास्टर कोर्स में है। पहले जीएस फाउंडेशन अलग होता था, टेस्ट सीरीज अलग होती थी, क्रैश कोर्स अलग होता था, बुक्स अलग से भेजी जाती थी, बच्चे अलग से खरीदते थे, लेकिन इसमें बुक्स भी आपके घर भेजी जा रही हैं। साथ में आपका फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि ऑफलाइन भी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आप प्रीलिम्स यहाँ से क्लियर करेंगे तो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में आप यहीं पर स्टडी आईक्यू कैंपस में आकर रहेंगे। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेकन केयर बाय स्टडी आईक्यू। दिस इज द बैच। आप studyIQ.com पर जाएंगे, डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं, आपके पास मेल आ जाएगा, क्लास का एक्सेस आ जाएगा, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, डैशबोर्ड पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, आपके एड्रेस पर बुक पहुंच जाएंगी। त्यागी लाइव आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है। जिन लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है और PSIR के थ्रू वो 310+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आई टीच PSIR ऑप्शनल। 17 तारीख को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सीट्स आर फिलिंग। studyIQ.com पर जाएंगे, त्यागी लाइव आपको पता ही मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, तो मैंने पहला रीजन बताया कि क्यों नहीं अब तक हमने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट लाया। तो पहला रीजन आपको पता लगा कि भाई अगर किसी को एनिमी बोल दिया तो स्कोप ऑफ नेगोशिएटिंग हैविंग बाय स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी वो कुछ लूज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि अगर हमने क्लियरली बता दिया कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उस गवर्नमेंट पर अब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, अब उसको एक्शन लेना ही लेना होगा। तो यानी कि सरकारों को भी अपने इस सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से बंधना पड़ जाएगा। अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करते हैं, तो ये भी एक कारण बताया जाता है। दूसरा, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, IB है, फॉरेन अफेयर्स है, तो कई बार डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में भी एक मत नहीं होता सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर और स्ट्रेटजी को लेकर। तो ऐसे में वो भी नहीं चाहते कि एक ही तरह की स्ट्रेटजी में हम बन जाएं, हम उस समय के हिसाब से अपने जो आइडियाज लाना चाहते हैं वो आइडियाज क्या पता ना ला पाए। हालांकि इस पर काउंटर ओपिनियन ये आता है, जैसे मिस्टर बिपिन रावत कहते थे कि देखो यहां पर एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो हमेशा दी जा सकती है, लेकिन कोहेरेंस बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स इज नेसेसरी फॉर इंडिया सिक्योरिटी। अब अगर आउटलाइन की बात करें, जो नेक्स्ट हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होगा, इनके पहला देश का सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होगा, तो मेरा यह मानना है कि ये सारे पॉइंट्स तो उसमें आने ही चाहिए। ये पॉइंट्स हमें जो डिफरेंट ड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उन ड्राफ्ट में भी इनका जिक्र है। जैसे कि इंडिया का ट्रबल्ड नेबरहुड एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पाकिस्तान अगर फेल्ड स्टेट बनता है, जो कि बीच बीच में आशंका लगती रहती है, टेररिस्ट ग्रुप्स हावी हो जाते हैं, तो ऐसे में इंडिया को भी खतरा है। तो हम मतलब इसको क्लियरली रखें ना कि ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म हो, हमारे पड़ोस में फेल्ड स्टेट हो, वहाँ से जो टेररिस्ट हैं उनका इंडिया में आना हो, तो ये सब कुछ हमारा सिक्योरिटी कंसर्न होगा। तो यानी कि हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि ये सिचुएशन हो उससे पहले ही हम इसके लिए क्या कर रहे हैं।
समझ रहे बात? उससे पहले ही हम इसके लिए क्या करें, दैट्स व्हाई वी नीड अ डॉक्यूमेंट। अगर चाइना ग्रोइंग असर्टिवनेस कर रहा है हमारे नेबरहुड में, इस वाले एरिया में, यानी कि चाहिए ग्वादार हुआ, हम्बनटोटा हुआ, क्यूप्युक हुआ, तो अगर यहां पर चाइना अपनी पकड़ बना रहा है और हमें लग रहा है कि हमारे लिए खतरा है इससे, तो काउंटर हमें करना ही करना है। दैट शुड बी विजिबल इन आवर डॉक्यूमेंट, और अगर वो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में है तो जाहिर सी बात है काउंटर हम प्लान रेडी रखेंगे, चाहे वो श्रीलंका के साथ और ज्यादा क्लोजनेस हो, मालदीव्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, एजम्पशन आइलैंड सेशल्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, और यहाँ पर अगर पता है कि भाई यहाँ पर चाइना को मलक्का डिलेमा है तो सबोंग में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो, और यहाँ पर जो हमारा आप ये देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड हो। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि देश में हम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबरदस्त सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हो रहा है, बट द पॉइंट इज कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, हम जो है अपने हिसाब से कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाकर कर रहे हैं। अब चाइना, अब देखिए चाइना केवल खतरा अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख वाला रीजन है उसके लिए नहीं है। जब हम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वी शुड थिंक ऑफ फ्यूचर एज वेल। आज से 50 साल बाद अगर चाइना इसी पेस पर चलता रहा तो क्या क्या कंसर्न हमारे लिए हो सकते हैं, इकोनॉमी के क्या कंसर्न हो सकते हैं, एनवायरमेंट के क्या कंसर्न हो सकते हैं। आप कहेंगे एनवायरमेंट कैसे? अरे देश की सुरक्षा की बात है तो हर एक पहलू पर सोचना होगा ना। एग्जाम्पल तिब्बत रीजन, तिब्बत इज अ सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स और नॉट? बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल सर, इंडस वाला देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, और अगर उस पर मैसिव डैम्स चाइना क्रिएट कर रहा है तो जो उसके नीचे वाला रीजन यानी कि जो लोअर रिपेरियन है जिसमें हम आते हैं, बांग्लादेश आता है, तो वहां पर खतरा है कि नहीं, एनवायरमेंट के इश्यूज हैं कि नहीं, है ना। तो यानी कि ये सभी मुद्दे उस एक डॉक्यूमेंट में होंगे जिससे कि सभी डिपार्टमेंट उन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज बनाएंगे, एक्ट करेंगे, राइट। टेररिज्म जैसे कितने सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाते हैं तो चाइना पाकिस्तान की तरफ से काम करता है, तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर चाइना ऐसा करता है सो व्हाट स्ट्रेटजी डू वी हैव। क्या यूएसए, फ्रांस, यूके, इन सब देशों के साथ मिलकर हम चाइना पर दबाव बनाने के लिए कुछ और अन्य काम भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के लिए, जैसे कि आपने इससे पहले देखा FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, फिर पाकिस्तान फंडिंग के लिए, ग्रांट्स के लिए यूएस जा रहा था, फिर यूएस से रिलैक्सेशन मिली, तो पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाने के लिए, मतलब दैट शुड बी अ प्रायोरिटी, मतलब वी कैन नॉट टेक इट लाइटली एट एनी मोमेंट। पॉइंट इज दैट शुड बी इन आवर स्ट्रेटजी। तो और क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन सी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से देशों के साथ मिलकर कर सकते हैं, कौन से देशों के इंटरेस्ट हमसे जुड़े हैं और हम उन इंटरेस्ट को पूरा करने से रोक सकते हैं, तभी वो हमारी बात मानेंगे। सो दिस इज द स्ट्रेटजी वी टॉक अबाउट। अब पाकिस्तान के साथ डील करना है तो क्या क्या एक्शंस हम कर सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंस लेवल पर क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी लेवल पर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान से अगर इस लेवल का खतरा हुआ तो फर्दर स्ट्राइक कर सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट। कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसको हम बैन कराने के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जैसे इंडिया की है, राइट। अब इस पे एक बात उठती है कि क्या ये रिक्वायर्ड डिटरेंस दे रही है। जो हम बात करते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है कि अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लो कि दूसरा आप पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर उसने आप पर हमला करा तो आप काउंटर इतना बड़ा करोगे कि दूसरा सोचेगा फिर क्यों ही नुकसान करा दूसरे का। तो कहने का मतलब यह होता है कि शक्ति, हथियार कई बार शांति के लिए जरूरी होता है, लेकिन क्या केवल न्यूक्लियर पावर बन जाने से वो सुरक्षा हमें मिल रही है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो पाता फिर कारगिल क्यों होता भाई, है कि नहीं। तो अब क्या हमें इसको चेंज करने की जरूरत है? दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस NSS। सॉफ्ट पावर, योगा है, हमारे वैल्यूज है, हमारी इकोनॉमी है, सो ऑल ऑफ दीज आर बिकमिंग प्रोमिनेंट, यानी कि सॉफ्ट पावर भी प्रोमिनेंट बनती जा रही है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन, मींस अदर नेशंस वांट टू बी विद यू, दे वांट टू कोऑपरेट, कोलैबोरेट विद यू because of your value system, because they seem their interest in this value system. तो this can be used. Capability development, for example, अगर हमें पता है कि भाई टैंक्स से ज्यादा अब ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं ड्रोन्स, तो क्या हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंडिंग चाहिए, स्किल चाहिए, क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो इस डॉक्यूमेंट में फ्यूचर वॉरफेयर पे इन्वेस्टमेंट होगा, साइबर वॉरफेयर हुआ, आपके ग्रिड्स हुए, आपकी डीप डिफेंस टेक्नोलॉजीज हुई, AI, एवरीथिंग। तो यहां पर ये सब कुछ होगा। अगर हमें पता है कि भाई अभी हमारा जो स्ट्रेंथ है वो फर्दर हमें डेवलप करनी पड़ेगी इस एरिया में, यानी कि मैं बात करूं चाइना से लगा हुआ एरिया, टफ टेरेन्स है, तो जाहिर सी बात इस डॉक्यूमेंट में होगा इस पर हम क्या कर रहे हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर डबल अटैक करते हैं तो उसका रेस्पॉन्ड हम कैसे करेंगे, राइट। डुअल फ्रंट पे हम कैसे
कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करेंगे। साथ में इस डॉक्यूमेंट में होगा कि जो इंटरनेशनल वॉरफेयर होगा, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ, तो इससे और ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या होंगे। मैंने आपको बताया था ना भाई, इकोनॉमी का नुकसान भी इसमें आता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो क्राइसिस आएंगे, और उससे अगर इंडिया कनेक्टेड है तो वो भी इसमें आएगा, राइट। तो यहां पर यह भी होगा कि अगर यूक्रेन में ऐसा एक्शन हुआ तो क्या इससे चाइना को बल मिल सकता है कि वो ताइवान में ऐसा कर दे, और ताइवान में अगर ऐसा करता है तो हमें क्या नुकसान होगा। आप में से कई लोग कहेंगे ताइवान में होने दो, जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे ताइवान इज लाइक अ चिप हब, और कितनी सारी हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें जो चिप चाहिए वो कहां से आ रही है, वो ताइवान से आ रही है, या ताइवान बेस्ड कंपनीज की टेक्नोलॉजीज हैं। अगर उस पर चाइना का होल्ड हो गया तो मुझे बताइए, दुनिया में चाइना नेगोशिएटिंग पावर को अपनी बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में हमें सोचना होगा और उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं जो पुराना एरा होता था सिक्योरिटी के बारे में सोचने का और उसकी स्ट्रेटजी का एडहॉक बेसिस वाला, अब वो जा रहा है। हालांकि भारत इन सभी डोमेन पे काम करता है, बट जैसे कि जनरल बिपिन रावत का कहना था पूर्व सीडीएस कि एक डॉक्यूमेंट में होगा तो इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री, एवरी component, every instrument is going to work in tandem. Our research institutions are going to work in tandem, and this is the requirement of new India. तो मुझे लगता है आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे, और अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग ये हो गई होगी। अगर कहा जाए एग्जामिन द नीड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, तो आपके पास एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। इस पीडीएफ को मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा अभी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में, राइट, यू कैन फाइंड इट हियर। और आपका क्या विचार है आप अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।